जी बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी को जल्दी से एक क्विक रिव्यू ले लें। हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है। फिर करंट की यूनिट एम्पेयर होती है। एनी चार्ज दैट इज फ्लोइंग इज करंट। आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी। चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। चार्ज की यूनिट कूलम्स होती है। और एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जमा किया जाए तो एक कूलम चार्ज बनता है। फिर उन्होंने बात की कि करंट डायरेक्शन क्या होती है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करें वो करंट डायरेक्शन है। और अगर पॉजिटिव हो ही ना, नेगेटिव मूव करे, तो जिस डायरेक्शन में नेगेटिव मूव कर रहे हैं, अगर इधर को जा रहे हैं तो करंट उसके ऑपोजिट लेंगे। द डायरेक्शन इज ऑफ करंट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन। फिर हमने बात की कि वायर्स में जो करंट होता है इट इज ओनली ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस साइड पे इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं हम करंट उसके ऑपोजिट सपोज करते हैं। और वायर्स में इलेक्ट्रॉनिक फ्लो इज जस्ट लाइक पाइप में पानी का फ्लो। हमने पाइप में पानी के फ्लो को समझा था कि मोटर लगानी पड़ती है, पंप लगाना पड़ता है जो पानी को पुश करता है। तो सर्किट में हमें बैटरी लगानी पड़ती है जो चार्जेस को पुश करती है, चार्जेस को एनर्जी देती है। एक कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में घूमने के लिए जितनी एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं ईएमएफ। अगर बैटरी का ईएमएफ 5 वोल्ट है तो ये 5 जॉल्स एनर्जी दे रहा है। बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट है तो 10 जॉल्स एनर्जी दे रहा है हर कूलम चार्ज को। जितना ईएमएफ उतने जॉल्स एनर्जी देगा पूरे सर्किट में घूमने के लिए। सर्किट क्या होता है? क्लोज पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। इसमें पावर सप्लाई होती है, वायर्स होती हैं और लोड होता है। लोड एनर्जी यूज करता है। लोड के अक्रॉस जितना एनर्जी में चेंज आता है, जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इट इज द चेंज इन एनर्जी ऑफ ईच कूलम चार्ज अक्रॉस द लोड। ठीक है, चेंज इन एनर्जी पर यूनिट चार्ज, या इट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी अक्रॉस द लोड भी कह सकते हैं आप लोग। इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों की यूनिट वोल्ट है। ईएमएफ की यूनिट भी वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी वोल्ट है। फॉर्मूला भी एक ही है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू एनर्जी ओवर चार्ज। हमने पढ़ा ये फॉर्मूला। सो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर चार्ज। और वोल्टेज का फॉर्मूला भी यही था, एनर्जी ओवर चार्ज। क्यू लिख देता हूं याद करने के लिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लो, चेयर चेयर दे दो, वो वाली। क्यू की जगह आई टी लगा दे तो क्या आ जाएगा? आई टी वी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने पढ़ा फॉर्मूला। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होते हैं वीटीआई, वोल्टेज इंटू टाइम इंटू करंट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वीटीआई, वोल्टेज इंटू टाइम इंटू करंट। और अगर पावर निकालनी है, पावर होता है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर टाइम। इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहा हूं तो वीटीआई ओवर टी, टी टी से कैंसिल हो गया तो पावर का फॉर्मूला आ गया था वी आई। हमने पढ़ा। अच्छा, इसके बाद पढ़ा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता था? याद है आपको ओम्स लॉ? ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ? V is directly proportional to I, I is directly proportional to V। वोल्टेज और करंट में डायरेक्ट रिलेशन है। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट। ओम्स लॉ। और फिर इसको एक्सपेंड किया तो V इज इक्वल टू आई आर। R is V over I, R is resistance, it is a ratio of voltage to current। जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उतना करंट कम होता है। ये करंट को अपोज करती है। हर मटेरियल की रेजिस्टेंस होती है, कंडक्टर्स की लो रेजिस्टेंस, सेमीकंडक्टर की मीडियम रेजिस्टेंस, इंसुलेटर की ह्यूज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दो चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर वन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, उनकी रेजिस्टेंस कम होती है। सेमीकंडक्टर में कम होती है, उनकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। इंसुलेटर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होती है तो उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। और दूसरा क्या था? जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ट्रेन की फॉर्म में तो कोलाइड करते हैं वाइब्रेटिंग आइन से, तो कोलिजन्स की वजह से भी रेजिस्टेंस होती है, उनकी लाइन टूट जाती है। चार्जेस ने ट्रेन की तरह लाइन बना के चलना है, जब वो स्कैटर हो जाएंगे तो लाइन कंप्लीट नहीं होगी, तो रेजिस्टेंस होगी। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। और किस पे डिपेंड करती है? कोलिजन्स के ऊपर। अब इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट कहां पर आता है? अगर हम देखें तो वो लेंथ बढ़ जाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि कोलिजन ज्यादा हो जाते हैं, और एरिया के बढ़ने से
रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L ओवर A। इसको उधर ले जाए तो फॉर्मूला बन गया था आपका R इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट होता है रेजिस्टिविटी, आपके सिलेबस पे नहीं है, उसको रो कहते हैं। इट्स नॉट डेंसिटी रेजिस्टिविटी, आपके सिलेबस पे नहीं है फॉर्मूला, लेकिन इस तरह याद कर लें R1 A1 ओवर L1 इज इक्वल टू R2 A2 ओवर L2। इस तरह याद कर लें फॉर्मूले को, हमने ये पढ़ा था। उसके बाद पढ़ा रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। कंडक्टर्स में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है क्योंकि कंडीशन ज्यादा हो जाती है। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा जो ओम्स लॉ ऑबे करती है उनका ओमिक ग्राफ बनता है। जो भी चीजें ओम्स लॉ ऑबे करती हैं उनका ग्राफ कैसा बनता है, ओमिक ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन। ये भी ओम्स लॉ ऑबे कर रहा है, ये भी ओम्स लॉ ऑबे कर रहा है। ए बी सी, इन तीनों में क्या फर्क है, इन तीनों की रेजिस्टेंस सेम नहीं है। किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, जो वोल्टेज एक्सिस के करीब है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, जो करंट एक्सिस के करीब है उसकी रेजिस्टेंस कम है। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ओमिक कर्व है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो नॉन ओमिक कर्व है। नॉन ओमिक कर्व क्या होगा, नॉन ओमिक कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अगर ग्राफ करंट एक्सिस की तरफ मुड़ता जा रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रही है। अगर ग्राफ वोल्टेज एक्सिस की तरफ मुड़ता जाएगा, वोल्टेज एक्सिस की तरफ मुड़ता जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है। ना ये ओम्स लॉ ऑबे कर रहा है, ना ये ओम्स लॉ ऑबे कर रहा है। हमने ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा रेजिस्टर्स आर द डिवाइसेस दैट कंट्रोल द करंट। फिक्स रेजिस्टर्स होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस को आमतौर पे चेंज नहीं किया जाता, दे आर नॉट मेड टू चेंज देयर रेजिस्टेंस। और फिक्स रेजिस्टर जो होती है उनका सिंबल क्या होता है, फिक्स रजिस्टर का ये सिंबल होता है और इनके ऊपर ये रिंग्स बने होते हैं, बैंड्स बने होते हैं। फिक्स रजिस्टर के ऊपर बेटा कलर बैंड्स होते हैं जो इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बताते हैं। पहले की वैल्यू, दूसरे की वैल्यू, तीसरा जो बैंड होता है वो नंबर ऑफ जीरोस या मल्टीप्लायर 10 की पावर बताता है। फॉर एग्जाम्पल ये रेड, येलो, ऑरेंज है। अच्छा, अब क्या थी, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, याद किया ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रेड ऑरेंज येलो, और ये गोल्डन है, गोल्डन। तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, रेड की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां 2 लिख देंगे। येलो की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां पे येलो की जगह 4 लिख देंगे। ऑरेंज की वैल्यू कितनी है 3, तो यहां 3 नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे 3 जीरोस डाल देंगे, ऐसे लिख देंगे 24 इंटू 10 पावर 3। जो आखिरी बैंड होता है वो मल्टीप्लायर होता है। अच्छा, ये जो गोल्डन बैंड है ये क्या बताता है, उसकी टॉलरेंस बताता है, अनसर्टेनिटी बताता है। तो गोल्डन की वैल्यू होती है ±5%। तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, ±5%। मतलब इसका 5% ऊपर नीचे हो सकती है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत गुंजाइश है, ऊपर नीचे हो सकती है वैल्यू, ±5%। तो बेटा ये पढ़ा आपने। देन वी वर डिस्कसिंग वेरिएबल रेजिस्टर्स। वेरिएबल रेजिस्टर क्या होते हैं, जिनकी रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। कौन कौन से वेरिएबल रेजिस्टर पढ़े आप लोगों ने, हमने पढ़ा थर्मिस्टर पढ़ा आपने। थर्मिस्टर का सिंबल क्या होता है, ये सिंबल होता है थर्मिस्टर का। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर, टेम्परेचर कम होता है तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। पढ़ा आपने थर्मिस्टर, ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाती है, और जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद पढ़ा हमने LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। इसका सिंबल कैसे होता है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर का, ये दो एरोज इनवर्ड्स दिखाते हैं। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स, द रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन ब्राइटनेस। जब ब्राइटनेस ज्यादा होती है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, जब ब्राइटनेस लाइट इंटेंसिटी कम हो जाती है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है। ये भी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है। लाइट के पड़ने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो थर्मिस्टर का और LDR का दोनों का सेम टाइप का रिलेशन है। थर्मिस्टर का टेम्परेचर से रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। LDR का ब्राइटनेस से, लाइट इंटेंसिटी से वही रिलेशन है, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। हमने पढ़ा ये। देन वी डिस्कस डायोड। डायोड का सिंबल क्या था, यूं तीर का निशान, बलावल भुट्टो का निशान, ठीक है, तीर का निशान। ये
ये क्या है, ये वन वे फॉर करंट है, ये करंट को इस डायरेक्शन में जाने देता है। किस डायरेक्शन में बेटा, जिस डायरेक्शन में एरो है, करंट इस डायरेक्शन में जा सकता है। इट अलाउस करंट टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन, ये करंट को जाने देगा। जब बैटरी से कैसे कनेक्टेड होगा, इसकी ये पोलैरिटी होगी, इसकी टेल पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड होगी, इसका हेड नेगेटिव से कनेक्टेड होगा, करंट यूं आना चाह रहा होगा, तो इसकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कितनी हो जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी ऑलमोस्ट जीरो। तो करंट को जाने देगा, इट अलाउस करंट टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन। और अगर करंट ऑपोजिट आने की कोशिश करेगा, कब, करंट ऑपोजिट कब आने की कोशिश करेगा, जब ये साइड आपने पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड की होगी बैटरी के और ये नेगेटिव से, तो क्या हो जाएगा, इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट इन्फिनिट। तो ये करंट को कहेगा नहीं भाई नहीं आना, तुमने करंट को नहीं आने देगा। इट डजंट अलाउ करंट टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जाने देगा, ये एरो है ना, इसी डायरेक्शन में जाने देगा बस, ऑपोजिट नहीं आने देगा। डायोड, इट्स रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी और करंट डायरेक्शन। इसी का आगे और हमने एडवांस वर्जन बना लिया, लाइट एमिटिंग डायोड, डायोड के साथ लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है, एलईडी, एलईडी भी डायोड होता है, बस सिंबल उसका चेंज हो गया, उस पे दो एरोस आउटवर्ड्स दिखा दिए, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है, बस ये एरोस यूं डाल देंगे, काम वही है। क्या मतलब, इस डायरेक्शन में करंट को जाने देगा और लाइट भी देगा, छोटे बल्ब की तरह एक्ट करेगा। आपके जो टीवी पे डिफरेंट चीजों पे छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं, एलईडीज होते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, और ये करंट को नहीं आने देगा, काम वही है डायोड वाला। लास्ट पे हम पढ़ रहे थे थर्मिस्टर, अभी खत्म नहीं हुआ था, थोड़ा सा बताया था मैंने आपको। थर्मिस्टर नहीं, सॉरी रियोस्टेट, सॉरी, हम रियोस्टेट पढ़ रहे थे, अब यहीं से शुरू करते हैं। रियोस्टेट में क्या प्रिंसिपल यूज होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ। क्या इसका प्रिंसिपल था, मैंने आपको बताया था कि एक सर्किट है, अगर आपके पास सर्किट है, ये कनेक्टिंग वायर है, इसके आगे मैंने लगा दी ये रेजिस्टेंस वायर एक्स वाई रेजिस्टेंस वायर, जिसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है। और यहां पे क्या लगा दिया जनाब, यहां पे लगा दिया हमने फैन, और ये लगा दिया कॉन्टैक्ट, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, यहां पे टच हो रहा है। अभी करंट इतनी लेंथ से पास हो रहा है, इतनी लेंथ से पास हो रहा है। अच्छा, अब फैन चल रहा है, आपने फैन को स्लो कर रहे हैं, तो क्या करें, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को वाई की तरफ ले जाएं। जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट वाई की तरफ जाएगा, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट वाई की तरफ जाएगा, तो लेंथ बढ़ जाएगी ना। अभी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यहां पर है ना, आपने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को कहां पे ले गए, आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को यहां पे ले गए, यहां पे न्यू पोजीशन, पहले ये पोजीशन थी, अब न्यू पोजीशन। अब ये लेंथ क्या हो गई, करंट को ज्यादा लेंथ से गुजरना पड़ेगा, लेंथ बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ गई, करंट कम हो गया, फैन स्लो हो गया, ये डिमर बन गया। फैन को फास्ट करना है, कॉन्टैक्ट को वाई की एक्स की तरफ ले आए। जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट एक्स की तरफ आएगा तो लेंथ कम होती जाएगी, रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, फैन फास्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू, हमने पढ़ा था। अच्छा, रियोस्टेट में ये वायर ऐसे खुली नहीं पड़ी होती, बल्कि वाइंड हुई होती है, लिपटी होती है। रियोस्टेट में क्या होता है, रियोस्टेट में एक सिलेंडर होता है, एक सिलेंडर है ये प्लास्टिक का, ये जो रेजिस्टेंस वायर है ना, इस पे वाइंड हुई होती है, एक्स वाई वायर, ये एक्स एंड है, ये वाई एंड है, और इसके ये ओहो, ये इसका स्टैंड, इसके ऊपर लगा होता है कॉपर रॉड है, कॉपर रॉड, और यहां पे होता है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, ये स्लाइडर है, स्लाइडर, इस स्लाइडर को मूव कर सकते हैं। यहां पे भी ये स्लाइडर इस टर्न को टच हो रहा है। सर्किट में कैसे जोड़ते हैं इसको, यहां पे फैन लगा दिया, यहां पे तार जोड़ दी। अभी करंट कहां से आएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट। अब बेटा ये पढ़ा हुआ है आपने, करंट यूं जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से होता हुआ वायर से ऊपर जाएगा, ऊपर से पीछे से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा, फिर यहां से करंट जाएगा, फिर करंट यूं जाएगा, फैन से गुजरेगा, फैन ऑन हो जाएगा।
अब फैन को स्लो करना है तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को आगे ले जाएंगे वाई की तरफ। जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट वाई की तरफ आएगा तो करंट को ज्यादा लेंथ से गुजरना पड़ेगा। मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को वाई की तरफ कर रहा हूं, ये आपने नोट्स बनाए हुए ना। अब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मैं यहां पे ले आया बेटा, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यहां पर आ गया। अब करंट को ज्यादा लेंथ से गुजरना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा लेंथ से गुजरना पड़ेगा। तो लेंथ क्या हो जाएगी ज्यादा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट कम, रियोस्टेट। यहां तक पढ़ा था आप लोगों ने, यही तक पढ़ा था। अच्छा बेटा, इस रियोस्टेट का यूज क्या है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रियोस्टेट। हम इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे एक्सपेरिमेंट्स में, डिफरेंट चीजों को करंट कांस्टेंट करने के लिए। इसके यूजेस बता रहा हूं मैं आज का काम। अब जो हम पढ़ने लगे हैं, रियोस्टेट तक पढ़ लिया था, ये बना रहे, इसको मिटा देते हैं। रियोस्टेट ऐसा होता है, ठीक है। ओके, इसके यूजेस क्या है। नंबर 1 बेटा आप लिखेंगे नोट्स में, यूजेस ऑफ रियोस्टेट। ऑब्वियसली ये एज ए डिमर काम कर सकता है। यहां पे फैन लगाएंगे, फैन को स्लो फास्ट करने के काम आ सकता है। यहां पे लैंप लगाएंगे, लैंप की ब्राइटनेस चेंज करने के काम आ सकता है। तो इट कैन बी यूज टू वेरी द करंट, इट कैन बी यूज टू वेरी द करंट, टू चेंज द स्पीड ऑफ फैन, टू चेंज द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब। तो एक तो यूज इसका ये है, इट कैन बी यूज्ड to vary the current in the circuit. It can be used to vary the current in the circuit. करंट को वेरी करने के, ऑब्वियसली वेरिएबल रेजिस्टर है तो रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे तो करंट वेरी हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, ऐसा तो होगा। ये ना भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है। और एक तो करंट को वेरी करने के काम आता है ना, ठीक है ना, करंट को चेंज करने के काम आता है। और कभी कभी अगर करंट खुद से चेंज हो रहा हो तो करंट को कांस्टेंट रखने के काम आता है। क्या मतलब, अभी समझाता हूं। इट कैन बी यूज्ड टू कीप द करंट कांस्टेंट इन द सर्किट। लिखे, इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड can be used to keep the current constant in the circuit. It can be used to keep the current constant in the circuit. अभी समझाता हूं, पहले लिख लें। Sir, the rheostat can adjust generator characteristics. The rheostat can adjust the generator characteristics. जनरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बेटा, जनरेटर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह मैग्नेटिज्म में, ठीक है। और मुझे नहीं पता उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो आप फिर खुद ही बताना कि इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन ये है कि किसी भी जगह पे हमने करंट को कांस्टेंट रखना, हम रियोस्टेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेरी एनक लेके आना नीचे, क्या बोला। अच्छा बेटा, नौ क्या मतलब, देखो देखो आप कहेंगे सर ये दोनों तो ऑपोजिट है। देखिए यहां पे हम कह रहे हैं करंट को वेरी करने के काम आता है, हमें करंट को कांस्टेंट करने, ये दोनों काम कर सकता है। करंट को वेरी करना हो तो रियोस्टेट को आगे पीछे मूव करेंगे, इसको वाई की तरफ ले जाएंगे, लेंथ ज्यादा हो जाएगी। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट देखो ना, मैं इसको एक्स पॉइंट से वाई की तरफ लेके जा रहा हूं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इधर लेके जा रहा हूं, तो करंट को ज्यादा लेंथ से गुजरना पड़ेगा। लेंथ ज्यादा हो जाएगी, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, करंट कम हो जाएगा, फैन स्लो हो जाएगा। इसको पीछे ले आऊंगा, एक्स के करीब ले आऊंगा, तो करंट को कम लेंथ में से, रेजिस्टेंस वायर जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर करती है, उसको कम लेंथ से गुजरना पड़ेगा। कम लेंथ से गुजरेगी तो लेंथ कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, करंट ज्यादा हो जाएगा। पहला काम तो क्लियर हो गया। दूसरा काम ये है कि समटाइम एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसपे हमने करंट को कांस्टेंट रखते हैं। हमने यहां पे लगा दिया एम मीटर, एम मीटर लगा दी, एम मीटर है, करंट को मेयर करता है। एम मीटर क्या मेयर करता है, काउंट करता है कितने चार्जेस गुजर रहे हैं, ट्रेन के डब्बे कितने गुजर रहे हैं। 1 कूलम चार्ज को ट्रेन का एक डब्बा बोला मैंने, तो अगर 1 सेकंड में 3 कूलम चार्जेस गुजर रहे हैं तो 3 एम्पियर करंट है। 1 सेकंड में 5 कूलम चार्जेस गुजर रहे हैं तो 5 एम्पियर करंट है। ये एम्पियर मीटर है, ये करंट मेयर करता है। अब मुझे करंट को कांस्टेंट रखना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है जिसपे मैंने करंट को कांस्टेंट रखना है। अब हो ये रहा है
कि जब करंट पास कर रहे हैं ना, तो ये फॉर एग्जांपल ये कोई रेजिस्टर है, फैन नहीं है, ये कोई रेजिस्टर है। अब हो ये रहा है, ये हीट अप हो रहा है, ये कोई रेजिस्टर है। मुझे इस रेजिस्टर में करंट को कांस्टेंट रखना है, मुझे इस रेजिस्टर में करंट को कांस्टेंट रखना है। अब पूरे एक्सपेरिमेंट में मुझे करंट चाहिए 1 एम्पियर। मुझे पूरे एक्सपेरिमेंट में करंट कितना चाहिए? 1 एम्पियर करंट चाहिए। आई नीड 1 एम्पियर करंट। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, करंट पास हो रहा है, रेजिस्टर हीट अप हो गया। हीट अप होने से इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो गई, हीट अप होने से इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो गई। अच्छा, जब रेजिस्टेंस चेंज होगी तो क्या होगा? करंट चेंज हो जाएगा। मुझे करंट 1 एम्पियर चाहिए। आपने सर्किट जोड़ा, आपने एक्सपेरिमेंट करना है कि 1 एम्पियर आए करंट 1 एम्पियर हो। सर्किट जोड़ा तो आपने देखा कि करंट जो शुरू में है वो तो है 0.8 एम्पियर। ओके, तो आप इसको छेड़ोगे, इसको एडजस्ट करोगे, इतना एडजस्ट करोगे करंट 1 एम्पियर हो जाए। इसको आगे पीछे मूव करोगे ना, इसको मूव करने से रेजिस्टेंस चेंज होगी, करंट चेंज होगा। आपने इसको एक जगह पे रख लिया कि करंट 1 एम्पियर हो गया। अब जैसे करंट पास होगा, ये हीट अप होगा, हीट अप होगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। अब रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी तो करंट चेंज हो जाएगा। तो अब थोड़ी देर बाद करंट दोबारा हो गया 0.9 एम्पियर्स। तो आपने दोबारा इसको पीछे ले आए, इसकी रेजिस्टेंस को कम कर दिया ताकि करंट दोबारा 1 एम्पियर हो जाए। थोड़ी देर बाद देखा फिर करंट हो गया जी, आप दोबारा 1 पे लेके आए, फिर करंट 0.8 एम्पियर हो गया। तो फिर आप इसकी रेजिस्टेंस को एडजस्ट करते रहेंगे ताकि करंट उतना ही रहे। इसको तो नहीं छेड़ सकते ना, इसकी रेजिस्टेंस तो ये फिक्स रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस को आप चेंज करते रहेंगे ताकि सर्किट में करंट कांस्टेंट रहे। तो इट कैन बी यूज टू कीप द करंट कांस्टेंट इन द सर्किट। कोई एक्सपेरिमेंट है जिसपे कांस्टेंट करंट चाहिए और करंट खुद से चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? रियोस्टेट को यूज करेंगे, रियोस्टेट की रेजिस्टेंस को यूज करेंगे, उसको चेंज करते रहेंगे रेजिस्टेंस, ताकि करंट कांस्टेंट रहे। तीसरा यूज सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा यूज ये है, रियोस्टेट को हम यूज कर सकते हैं टू ऑब्टेन द रेंज ऑफ वोल्टेजेस एंड करंट्स इन द सर्किट। ये लिखे, इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन range of voltages and currents in the circuit. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे हमें भी एक एक्सपेरिमेंट भी करना है। इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन द रेंज ऑफ वोल्टेजेस एंड करंट्स इन द सर्किट। हम रेंज ऑब्टेन कर सकते हैं वोल्टेजेस की एंड करंट्स की। रियोस्टेट यूज करते हुए हम एक सर्किट की रेंज ऑफ वोल्टेजेस एंड करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इसी चीज को एक्सप्लेन करता हूं मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एटीपी भी साथ हो जाए ना, इसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, इसी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी इसकी जब हम साथ में एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो प्लीज कॉपी कर लें जल्दी से बेटा। सर रजिस्टर नहीं डाल सकते, दायरा बदल के सर रजिस्टर नहीं डाल सकते। बेटा बार बार रजिस्टर डालना मुश्किल है ना। देखो आप मेरी बात सुनो, रजिस्टर डालेंगे ना, उतारना लगाना तो मुश्किल होता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि रियोस्टेट यूज कर सकते हैं ना, जिसको आपको उतारना लगानी नहीं पड़े। एक बार आपने रियोस्टेट लगा दिया, उसके स्लाइडर को मूव करें तो रेजिस्टेंस खुद ही चेंज होती जा रही है। ठीक है, सो लिख लिया आप लोगों ने? डन, आगे चलें। ओके, नो ये पॉइंट एक्सप्लेन करना है मैंने आपको, ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करना है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा बेटा, सो क्या एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द ओम्स लॉ। क्या एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द ओम्स लॉ। एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई Ohm's law. Experiment to verify Ohm's law. Ohm's law क्या होता है? V is proportional to I. अच्छा, यही एक्सपेरिमेंट हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। यही एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई Ohm's law और टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस और टू फाइंड unknown resistance
दोनों का एक ही एक्सपेरिमेंट है। ओम्स लॉ भी वेरीफाई हो जाएगा, अननोन रेजिस्टेंस भी आ जाएगी और रियोस्टेट का फंक्शन भी समझ में आ जाएगा। तीन चीजें ना, एक तीर से तीन शिकार हम ये करने लगे। एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द ओम्स लॉ और टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस और टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ रियोस्टेट, है ना। ओके, एक सर्किट बना रहा हूं मैं। अच्छा भी आपको पता है ना ओम्स लॉ कैसे वेरीफाई होगा। ओम्स लॉ में वी आई के प्रोपोर्शनल कब होता है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट करें? जब किसी चीज में से करंट पास करेंगे तो करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्योर मेल्टिंग आइस में डिप करना पड़ता है। प्योर मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर आपको पता है ना, जब तक आइस मेल्ट होती रहती है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हीट वाला चैप्टर कुछ बच्चों ने खत्म कर लिया होगा, कुछ कर रहे होंगे अभी तक मैंने लेक्चर रिमूव नहीं किए। बेटा आई नो वो मुश्किल है, उसमें हमने तेज पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन जब आप एक बार सुन लेंगे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, एक बार सुनना जरूर है सब बच्चों ने, ठीक है। उसका फायदा ये होगा कि तो आपके नोट्स बन जाएंगे, फिर मैं या सर वजी आपको रिवाइज कराएंगे तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। तो परेशानी की बात नहीं है, एक बार नोट्स बना लें और एक बार लेक्चर जरूर सुन लें। शुरू के टॉपिक्स उसके 2-3-4 लेक्चर जो है वो ज़्यादा मुश्किल है, टेम्परेचर थर्मोमीटर से रिलेटेड। उसके बाद ईजी, इतना मुश्किल नहीं है अगर आप सोच के करेंगे तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा। तो आपको पता है प्योर मेल्टिंग आइस, जब स्टेट चेंज हो रही होती है आइस की, आइस मेल्ट हो रही होती है तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहता है। ओके, तो मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर रहा हूं, तो मुझे पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई, ठीक है जी। ये वो रजिस्टर है जिसके ऊपर मैंने ओम्स लॉ कंफर्म करना है, ये मैंने ऐसे बना लिया। यहां पे लगा दिया रियोस्टेट, वेरिएबल रजिस्टर, यहां पे लगाना था एमीटर भी है, और यहां पे लगा लिया वोल्ट मीटर, और इसको डिप कर लिया प्योर मेल्टिंग आइस में। ये कंटेनर है और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? क्रश्ड आइस, प्योर मेल्टिंग आइस। ये आइस बना रहा हूं, वाइट डॉट्स जो हैं इस कंटेनर में। ये क्या है? प्योर मेल्टिंग आइस। और ये रेजिस्टर X है जिसकी रेजिस्टेंस निकालनी है या जिसके ऊपर ओम्स लॉ वेरीफाई करना है। ओम्स लॉ वेरीफाई तब होगा जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो VI के प्रोपोर्शनल है। ये रियोस्टेट है, इसका ये भी सिंबल होता है, ये रियोस्टेट। ये एमीटर, ये वोल्ट मीटर। अभी रट्टा लगाने, एमीटर को ऐसे लगाते होते हैं, इसको बोलते हैं सीरीज में लगाते होते हैं, और वोल्ट मीटर को क्रॉस पैरेलल लगाते होते हैं। हमें पढ़ा नहीं है सीरीज पैरेलल, अब पढ़ना है नेक्स्ट में, लेकिन सुन लें, वोल्ट मीटर ऐसे लगाते हैं, एमीटर ऐसे लगाते हैं। ये पावर सप्लाई है। स्विच होता है यहां पे, स्विच जरूरत नहीं है, नहीं भी दिखाएंगे। ये ऑफ स्विच है और ये ऑन स्विच है। ऊपर कर दिया, स्विच का सिंबल ये होता है बेटा। ये ओपन स्विच है, ऑफ स्विच, ऑफ स्विच है। और इसको नीचे दबा दें, ये यूं हो जाएगा। ये भी स्विच है, ये भी स्विच है। ये ऑफ स्विच है, ऑफ है। ऑफ का मतलब है ओपन है, ये ओपन। और ये भी स्विच है, लेकिन ये ऑन स्विच है। ऑन स्विच का मतलब होता है क्लोज्ड, ये क्लोज्ड स्विच है, ऑन स्विच है। तो ये स्विच बनाए या ना बनाए इसका फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैंने बता दिया कि स्विच भी बना सकते हैं हम यहाँ पे, नहीं भी बनाएंगे तो काम चल जाएगा। अच्छा जनाब, होता क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले सेट द सर्किट एज शोन इन फिगर, ठीक है। पहला पॉइंट ये लिख लेते हैं साथ साथ। पहला पॉइंट क्या है? सेट द ऑपरेटर्स एज शोन इन फिगर, या सेट द सर्किट, सेट द सर्किट एज शोन। पहला पॉइंट। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद नंबर 2, रियोस्टेट की रेजिस्टेंस को मैक्सिमम कर देना है। रियोस्टेट की रेजिस्टेंस को क्या कर देना है? मैक्सिमम कर देना है। इसको मैक्सिमम XY होती है ना, इसको आगे तक ले जाना है। कीप द रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट मैक्सिमम। कीप नहीं, ब्रिंग इनिशियली, शुरू में ऐसे करना है, इनिशियली bring the resistance
of rheostat to its maximum. इसकी रेजिस्टेंस को मैक्स कर देना है, मैंने कैपिटल को लिख दिया। हाँ जी, इनिशियली ब्रिंग द रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट टू इट्स मैक्सिमम, इसकी रेजिस्टेंस को मैक्सिमम कर दिया। अच्छा, अब पता है ओम्स लॉ कैसे वेरीफाई होगा? आप सुन लें हम करना क्या चाह रहे हैं। हमने सर्किट जोड़ दिया ना, तो ये ओम्स लॉ कैसे वेरीफाई होगा कि मैं ग्राफ बनाऊंगा। कौन सा ग्राफ बनाऊंगा? VI। और अगर मुझे ग्राफ ऐसा मिल जाए, अगर मुझे ग्राफ ऐसा मिल जाएगा तो ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाएगा ना, ओमिक कर्व मिल जाएगा इस रेजिस्टर का। तो मैंने बेसिकली ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए VI ग्राफ बनाना है। तो VI ग्राफ बनाने के लिए मेरे पास वोल्टेजेस की और करंट की टेबल होना चाहिए ना, वैल्यूज। ग्राफ बनाने के लिए टेबल चाहिए, तो ग्राफ बनाने के लिए मेरे पास ये टेबल होना चाहिए ताकि मैं ग्राफ बना सकूं। कौन सा टेबल? इसको मैं मिटा दूं, जगह कम है मेरे पास। ये प्योर मेल्टिंग आइस को मैंने मिटा दिया, लेबलिंग को। जी बेटा, मेरे पास क्या होना चाहिए? VI की वैल्यूज होनी चाहिए, मतलब V1 I1 होनी चाहिए, V2 I2 होनी चाहिए, V3 I3 होनी चाहिए, एंड सो ऑन। V4 I4 होना चाहिए, V5। कम से कम मेरे पास 5 वैल्यूज ऑफ वोल्टेजेस एंड करंट। ये टेबल होगा तो ये ग्राफ बनेगा। ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाएगा। मुझे ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है। ओम्स लॉ क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कौन सी चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं जिनका ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। मुझे इस तरह का ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए मुझे टेबल बनाना है। सुन रहे हैं मेरी बात? तो बेटा, और अगर आपको रेजिस्टेंस निकालनी है तो ये स्ट्रेट लाइन जो कर्व होता है ना, जो स्ट्रेट लाइन कर्व होता है, उसकी जो स्लोप होती है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। ये VI कर्व है, इसकी जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस दे देगी। जो स्ट्रेट लाइन कर्व होता है ना, जब ओम्स लॉ बे हो रहा होता है तो स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल होती है? रेजिस्टेंस के। तो अगर मुझे ओम्स लॉ वेरीफाई करना है तो जस्ट ग्राफ बनाना है। ग्राफ ऐसा बन गया, ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया। अगर मुझे इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है तो जो ग्राफ बनेगा इसका ग्रेडियंट निकाल लूंगा, स्लोप निकाल लूंगा, तो रेजिस्टेंस भी आ जाएगी। क्लियर? तो बेटा, ओम्स लॉ वेरीफाई करने का मेरा एम यह है कि मुझे ये ग्राफ बनाना है, VI ग्राफ बनाना है। VI ग्राफ बनाने के लिए मेरे पास टेबल में वैल्यूज होनी चाहिए। ग्राफ बनाने के लिए टेबल होना चाहिए। ओके, अब टेबल में मुझे रेंज ऑफ वोल्टेजेस चाहिए। देखो ना, V1 V2 V3 V4 V5, वे रेंज चाहिए। I1 I2 I3 I4, इसकी रेंज चाहिए। इसके लिए क्या यूज किया? रियोस्टेट। रियोस्टेट मुझे क्या देगा? रेंज। कैसे देगा? बात करते हैं। तो इनिशियली ब्रिंग द रेजिस्टेंस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। नंबर 3 स्टेप, क्लोज द स्विच। ऑन कर दें सर्किट को। क्लोज द स्विच, क्लोज द स्विच। क्लोज का मतलब तो ऑन कर दें, क्लोज का मतलब होता है ऑन कर दें, क्लोज द स्विच। नंबर 4, मेजर एंड रिकॉर्ड द वोल्ट मीटर एंड एम मीटर वैल्यू। अब स्विच क्लोज करोगे, करंट पास होगा, यहां भी रीडिंग आ जाएगी, यहां भी रीडिंग आ जाएगी। मेजर एंड रिकॉर्ड, मेजर एंड रिकॉर्ड, ये वर्ड यूज क्या करें? मेजर एंड रिकॉर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। वोल्ट मीटर एंड एम मीटर रीडिंग्स, वैल्यूज। चले, एम मीटर रीडिंग्स। मेजर कर लिया और रिकॉर्ड कर लिया, तो आपके क्या आ गया? V1 की वैल्यू आ गई, I1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करना है? अब V2 I2 चाहिए ना। क्या करूं? इसकी रेजिस्टेंस को थोड़ा सा पीछे ले आए। स्लाइडर को आगे ले गए थे ना, बिल्कुल मैक्सिमम कर दिया था ना, अब थोड़ी सी रेजिस्टेंस कम कर दें। जब रेजिस्टेंस कम करेंगे तो क्या होगा? आपको पता है, जब रेजिस्टेंस कम करेंगे तो सर्किट में करंट चेंज हो जाएगा, करंट की वैल्यू दूसरी हो जाएगी। और जब इसमें डिफरेंट करंट पास होगा, इस रेजिस्टर में डिफरेंट करंट पास होगा, रेजिस्टर है, जब करंट चेंज हो जाएगा तो वोल्टेज भी चेंज हो जाएगी। तो बेटा, आपने रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को कम किया, करंट भी चेंज हो गया, वोल्टेज भी चेंज होगी, तो आपके पास क्या आ गया? V2 I2। फिर V3 I3 कैसे लेंगे? थोड़ा सा और पीछे ले आएंगे। रियोस्टेट का स्लाइडर है ना,
स्लाइडर को 1 सेंटीमीटर पीछे ले आए, V2I2 आ गया, फिर 1 सेंटीमीटर और पीछे ले गया, V3I3 आ गया, फिर 1 सेंटीमीटर और पीछे ले गया, V4I4 आ गया, एंड सो ऑन. तो that is how we can obtain the range of voltages and current by using rheostat. Rheostat में ये टेबल भरना था ना, रेंज चाहिए थी आपको. तो रेंज के लिए क्या करें? एक तो ये तरीका था कि आप डिफरेंट बैटरीज यूज करें, 2 वोल्ट की बैटरी यूज करें, 4 वोल्ट की बैटरी यूज करें, 6 वोल्ट की बैटरी यूज करें, 8 की, 10 की, 12 की, इतनी सारी बैटरीज चाहिए, महंगी आती है ना बैटरीज. तो हम बैटरी एक ही यूज कर लेते हैं, साथ में रियोस्टेट लगा देते हैं. रियोस्टेट की जब रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो पूरे सर्किट में करंट भी चेंज हो जाएगा, यहां पे वोल्टेज भी चेंज हो जाएगी. तो आपके पास ये डिफरेंट वैल्यूज मिलती रहेंगी आपको. गेट इट? मैं लिख रहा हूं उसको. मेजर एंड रिकॉर्ड द वोल्ट मीटर एंड एमीटर रीडिंग. अच्छा, फिर क्या करेंगे? स्लाइटली रिड्यूस द रेजिस्टेंस. स्लाइटली रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट. स्लाइटली reduce the resistance of rheostat. कैसे करते हैं? रिड्यूस करते हैं, स्लाइडर को पीछे मूव करेंगे. स्लाइटली रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट एंड मेजर एंड रिकॉर्ड. एंड यहां बार बार नहीं आएगा. Now measure and record new values of voltage and current. फिर क्या करेंगे? Keep on decreasing the resistance until we have 6 sets of values. Keep on decreasing the resistance of rheostat until we have at least 6 sets of values or 5 sets of value. Until we have 5 sets of values. 5 sets of values of V and I. Values of V and I. Until we have 5 sets of values of V and I. क्लियर है आपको? सर्किट को ऐसे जोड़ा, उसके बाद क्या किया? इसकी रेजिस्टेंस को पहले मैक्सिमम कर दिया, फिर स्विच ऑन किया, V1 I1 रिकॉर्ड कर लिया, यहां पे लिख दिया V1 I1 की वैल्यू. फिर इसकी रेजिस्टेंस को थोड़ा कम किया, फिर V2 I2 आ गया, फिर इसकी रेजिस्टेंस को और कम किया, V3 I3 आ गया. तो रियोस्टेट को हम यूज करते हैं ये रेंज ऑब्टेन करने के लिए, ताकि हम टेबल बना लें. टेबल बनेगा तो ग्राफ बनेगा. अगला स्टेप क्या लिखना चाहिए मुझे? मेक अ ग्राफ of voltage against time. If it is a straight line, the Ohm's law is confirmed. To find the unknown resistance, we will calculate the gradient. यही बताना है आपने. तो अगला स्टेप कहां लिखे? 6 हो गए, यहां पे लिख देते हैं 7 किसी और कलर से. हाँ जी, स्टेप नंबर 7 यहां पे लिख रहा हूं बेटा. प्लॉट अ ग्राफ ऑफ V अगेंस्ट I. प्लॉट अ ग्राफ V against I. Straight line passing through origin will confirm the Ohm's law. Straight line passing through origin, passing through origin will confirm Ohm's law. Straight line passing through origin will confirm Ohm's law.
straight line passing through origin will confirm Ohm's law. एमीटर नीचे बना दो. Straight line passing through origin will confirm Ohm's law. और आखिरी स्टेप क्या है? The gradient of the line will give the resistance. To find the unknown resistance, we'll calculate gradient. To find unknown resistance, we will calculate the gradient. We'll find out the gradient. We'll find out gradient. इस स्टेप मैंने एक ही स्क्रीन पे लिखना चाह रहा था ताकि आप आगे ना करना पड़े, तो प्लीज कॉपी कर लें इसको. 1 2 3 4 आपको समझ आना चाहिए. कहानी तो खुद ही लिख लोगे, अंग्रेजी अच्छी लिख लोगे मेरे से तुम. तो बेटा अगर हमने ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है, हमने अननोन रेजिस्टेंस निकालनी है, या हमने रियोस्टेट की वो प्रॉपर्टी पढ़नी है टू ऑब्टेन द रेंज ऑफ वोल्टेजेस एंड करंट, तो हम ये कुछ करेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे? मैं बच्चों से सुनता होता हूँ क्लासरूम में, आप मुझे स्टेप्स बताएं, अब अपने ज़हन में लाएं कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ. तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम सर्किट ऐसे जोड़ेंगे. इसको प्योर मेल्टिंग आइस पे डिप कर देंगे. प्योर मेल्टिंग आइस पे क्यों लिखा? ताकि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे. प्योर मेल्टिंग आइस पे क्यों डिप किया? ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे. ये प्योर मेल्टिंग आइस है, इसकी लेबलिंग हटा दी थी मैंने. ये क्या है? प्योर मेल्टिंग आइस. प्योर मेल्टिंग आइस आप साथ ब्रैकेट में लिख सकते हो. टू कीप द करंट, टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट. ठीक है, टू कीप टेम्परेचर कांस्टेंट. टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ओम्स लॉ ओबे होगा. प्योर मेल्टिंग आइस पर डिप किया है ताकि उसका टेम्परेचर 0 रहे. सर्किट सेट कर दिया. पहला स्टेप क्या किया? अभी इसको स्विच को ऑन नहीं किया, उसकी रेजिस्टेंस को मैक्सिमम कर दिया. ओके, उसके बाद क्या किया? स्विच ऑन किया. स्विच ऑन किया तो करंट पास होगा. इन दोनों मीटर्स पे रीडिंग आ जाएगी. वोल्ट मीटर रीडिंग, एमीटर रीडिंग रिकॉर्ड कर ली, पढ़ ली. ये 2 वोल्ट आ रहा है, ये 0.4 एम्पियर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल. फिर क्या किया? नेक्स्ट वैल्यू कैसे आएगी? अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए या तो आप बैटरी चेंज करें. इतनी बैटरीज कहां से लेके आए? इतनी महंगी आती हैं. तो हमने क्या किया? रियोस्टेट लगाया हुआ है. अब रियोस्टेट की रेजिस्टेंस को थोड़ा कम कर दिया, स्लाइडर को थोड़ा पीछे ले आया. पीछे लेके आऊंगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, करंट ज्यादा हो जाएगा. सर्किट में करंट ज्यादा हो जाएगा, इसमें ज्यादा करंट पास होगा तो उसको वोल्टेज भी ज्यादा मिलेगी. V इज इक्वल टू IR. तो ये दोनों चीजें चेंज होगी. अब V2 I2 ये रिकॉर्ड कर लिया. फिर उसकी रेजिस्टेंस को फिर और कम किया. फिर V3 I3, और ये करते रहे जब तक 5 वैल्यूज नहीं आ गए. फिर ग्राफ बनाया. अगर तो ग्राफ बन जाएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ओम्स लॉ पे हो गया, वेरीफाई हो गया. और उस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है उससे अननोन रेजिस्टेंस आ गई. ठीक है. एटीपी में क्या पूछेगा? सर्किट जोड़ के दिखाए. यहां पे खाली ब्लैंक छोड़ देगा. एमीटर कौन सा है, वोल्ट मीटर कौन सा है? यहां पे ये लिखा ही नहीं होगा. आपसे क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है कि बताएं ये कौन सा मीटर है, ये लिखा नहीं हुआ, और ये कौन सा मीटर है. तो आपको बताना चाहिए जो पैरेलल होता है वो वोल्ट मीटर होता है, जो सीरीज में होता है वो एमीटर होता है. फिर आपसे कहेगा यहां भी 1 मीटर लगा हुआ है, ये कौन सा मीटर है? यहां पे भी 1 मीटर लगा हुआ है, यहां पे भी 1 मीटर लगा हुआ है. तो आप कहेंगे ये एम मीटर ही है. सीरीज में एम मीटर लगता है. जो यहां रीडिंग है वो यहां रीडिंग है, वो यहां रीडिंग है, वो यहां रीडिंग है. करंट हर जगह सेम है. एमीटर यहां भी लगा सकते हो तुम, यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. कहीं भी लगा दो. रियोस्टेट यहां लगा दो, यहां लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. पूछेगा जी प्योर मेल्टिंग आइस क्यों लगाई हुई है आपने? प्योर मेल्टिंग आइस पे क्यों डिप किया हुआ है? तो आप बोलेंगे ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे. टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी और ओम्स लॉ पे होगा. तो एटीपी में ये पूछ सकता है. या आपको वोल्ट मीटर का पॉइंटर दिखा देगा कि पॉइंटर यहां पे रीडिंग रिकॉर्ड करें. तो ये एटीपी में आ सकता है, ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल. हम उसकी डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे. उसके भी मैंने कुछ लेक्चर्स की वीडियोस लेक्चर्स बनाई हुई हैं, वो मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप वो भी देख लें. आप कुछ 5-6 पेपर मैंने पूरे सॉल्व किए हुए, उनको अपलोड कर दूँ. ओह सॉरी, कितना टाइम हुआ है? सर 12:15 हुआ. जिनको नहीं पढ़ा जा रहा, ये बहुत खिचमिच कर दी है मैंने. सेट द सर्किट एज शोन इन फिगर. स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, इनिशियली ब्रिंग द रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट टू इट्स मैक्सिमम. स्टेप नंबर 3, क्लोज द स्विच. स्टेप नंबर 4, मेजर एंड रिकॉर्ड द वोल्ट मीटर एंड एमीटर रीडिंग. V1 I1 आ जाएगा. फिर slightly reduce the resistance of rheostat. Now measure and record the new
ये इधर अलग है. The new values of voltages and current keep on decreasing the resistance of rheostat until we have 5 sets of values of V and I. 6 हो गया. 7. Plot a graph of V against I. V against I, voltage current graph बनाएं. Straight line passing through origin will confirm Ohm's law. अगर straight line passing through origin बन गई तो Ohm's law confirm हो गया. और क्या था? To find the unknown resistance will find out the gradient. इसका जो ग्रेडियंट होगा जब ओम्स लॉ ओबे हो रहा होता है, जो ओहमिक कर्व होता है ना, वी आई ओहमिक कर्व होता है, उसका ग्रेडियंट की वैल्यू रेजिस्टेंस के इक्वल होती है. हर केस में नहीं होती, ओहमिक कर्व में होती है. तो ये ओहमिक कर्व बन रहा है. ठीक है जनाब, नेक्स्ट लिख लिया, डन. अपने ज़हन में स्टेप्स सारे रिवाइज करें. सबसे पहले क्या किया? सर्किट जोड़ा. उसके बाद क्या किया? उसके बाद क्या किया? रियोस्टेट की रेजिस्टेंस को मैक्सिमम कर दिया. फिर क्या किया? स्विच ऑन किया, वोल्ट मीटर एमीटर की रीडिंग ले ली. फिर रेजिस्टेंस कम करते गए, वोल्ट मीटर एमीटर की रीडिंग लेते गए और टेबल में भर ली वैल्यूज. वीआई ग्राफ बनाया. अगर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन बन गया तो ओम्स लॉ कंफर्म हो गया. और उसका जो ग्रेडियंट है, क्योंकि ये ओहमिक कर्व है, इसका ग्रेडियंट किसके इक्वल है? रेजिस्टेंस के इक्वल है. डन. नेक्स्ट बेटा. अच्छा बेटा, अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा. हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, रेजिस्टर लगाते हैं सर्किट में ताकि हमें रिक्वायर्ड करंट मिल जाए. कभी हमें 5 ओम्स का रेजिस्टेंस चाहिए होता है, कभी 10 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए होता है, कभी 15 ओम्स का रेजिस्टेंस चाहिए होता है. तो हर वैल्यू का रेजिस्टर मार्केट में अवेलेबल नहीं है. तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते हैं. तो कॉम्बिनेशन, एक क्वेश्चन करा दूं कि पहले कॉम्बिनेशन कराऊं? एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं. हाँ, एक क्वेश्चन करते हैं. मुझे लगता है आपको भूल चुका होगा. एक क्वेश्चन करते हैं. ये एक बैटरी है, एक ये बैटरी है, एक ये बैटरी है, एक ये रेजिस्टर है, एक ये रेजिस्टर है, एक ये रेजिस्टर है. बनाइए. एक मीटर ये लगा हुआ है, एक एमीटर ये लगा हुआ है और एक एमीटर ये लगा हुआ है. इसकी रेजिस्टेंस है 10 ओम्स, 20 ओम्स, 30 ओम्स. यहां पे कौन सा मीटर होगा? वोल्ट मीटर. पैरेलल लगाते हैं, क्रॉस लगाते हैं, ये वोल्ट मीटर है. और एक वोल्ट मीटर यहां लगा हुआ है, V1 V2. सारी बैटरीज 12 वोल्ट की है. 12 वोल्ट इसका ईएमएफ है, 12 वोल्ट इसका ईएमएफ है, 12 वोल्ट इसका ईएमएफ. 3 बैटरीज लगी हुई हैं. बड़ी वाली पॉजिटिव होती है, छोटी वाली नेगेटिव होती है. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. आपने क्या बताना है? आपने बताना है A1 पे क्या रीडिंग है, A2 पे क्या रीडिंग है, A3 पे क्या रीडिंग है, V1 पे क्या रीडिंग है और V2 पे क्या रीडिंग है. मुझे चाहिए रीडिंग्स ऑन द मीटर्स. रीडिंग्स ऑन मीटर्स चाहिए. नंबर 2, व्हाट इज पावर डिसिपेटेड इन 30 ओम रेजिस्टेंस? पावर dissipated in 30 ohm resistor. सॉरी, कर सकते हैं ये आप? जी जनाब. बेटा ये चैप्टर अभी चलेगा, अभी इसके लेक्चर्स हैं रहते. अभी 7-5-6 लेक्चर्स और हैं इसके, बल्कि इससे भी ज्यादा हो सकते हैं. हरिया प्लीज, जल्दी से सॉल्व करें. सॉरी, रीडिंग ऑन द मीटर्स. रीडिंग्स ऑन मीटर्स, ये मीटर लगे हुए ना, एम मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, एम मीटर, एम मीटर.
बेटा इन मीटर्स पे रीडिंग चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल ईएमएफ निकाल लेते हैं। 3 बैटरीज लगी हुई हैं, आप समझो चार्जेस की जो ट्रेन है उसके 3 इंजन हैं, ए बी सी, 3 बैटरीज कनेक्टेड हैं। हमें इसकी टोटल ईएमएफ निकालना है। जी बेटा, ओके, टोटल ईएमएफ कैसे निकालेंगे? टोटल ईएमएफ निकालना आता है आपको? सबसे पहले टोटल ईएमएफ निकालो। हाँ जी, टोटल ईएमएफ कैसे निकालेंगे? ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, तीनों को प्लस कर देंगे। सोच लो, तीनों को प्लस ही करेंगे। क्या मतलब? ये बैटरी क्या चाह रही है? करंट को एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराना, ए वाली बैटरी। बी क्या चाह रही है? करंट को एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करवाना। ये क्या चाह रही है? करंट को क्लॉकवाइज फ्लो कराना। इसका ईएमएफ माइनस होगा। 3 बैटरीज है, ये 2 इंजन ट्रेन को यूं चलाना चाह रहे हैं, ये भी और ये भी चार्जेस की ट्रेन को यूं ड्राइव कराना चाह रहे हैं, और ये चार्जेस की ट्रेन को ऑपोजिट ड्राइव कराना चाह रही है। तो टोटल ईएमएफ कैसे आएगा? 12 + 12 - 12। टोटल ईएमएफ क्या आएगा? 12 + 12 - 12, तो 12 वोल्ट आ जाएगा बस। ये मैंने गलत लगाई एक बैटरी, लेकिन आप इसी तरह सॉल्व करना है। टोटल ईएमएफ 12 आ गया। अच्छा, अब टोटल रेजिस्टेंस ये सीरीज में कनेक्टेड है, सिंपल ऐड हो जाएगी। आप समझो कि एक कूलम चार्ज को 12 जॉल्स एनर्जी मिल रही है, इन तीनों में डिवाइड हो रही है 1:2:3। हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। आप इस पूरे सर्किट को यूं सिंपली ड्रॉ कर सकते हो कि बस एक बैटरी कनेक्टेड है और 3 रेजिस्टर हैं। एक बैटरी है 12 वोल्ट की, इन तीनों बैटरीज को मिला के एक बना ली 12 वोल्ट की। और ये कितना है? 10 ohms, ये 20 ohms, ये 30 ohms। क्या रेशियो बन रही है? 1:2:3। 1 + 2 3, 3 + 3 6। आपके 6 पार्ट में एनर्जी डिवाइड होगी। बैटरी एनर्जी देती है ना, ये एनर्जी यूटिलाइज करती है। एक कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी मिल रही है? यहाँ पे 0 एनर्जी है, यहाँ पे 0 एनर्जी है। 12 मिल रही है, 12 मिल रही है। 12 जॉल्स एनर्जी लेके आ रहा है, 12 जॉल्स एनर्जी लेके आ रहा है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। अब इस सर्किट को सिंपल करके यूं बना सकते हो, 12 जॉल्स एनर्जी इन तीनों में डिवाइड होगी, 6 हिस्सों में डिवाइड होगी। 12 जॉल्स 6 हिस्सों में डिवाइड होगी, 6 2s are 12। एक पार्ट 2 वोल्ट का है, इसको 2 वोल्ट का एक ही पार्ट मिलेगा, 2 वोल्ट मिलेंगे। इससे 2 वोल्ट के 2 पार्ट मिलेंगे, 4 वोल्ट। इससे 2 वोल्ट के 3 पार्ट मिलेंगे, 6 वोल्ट। इससे 2 वोल्ट मिलेगी, इससे 4 वोल्ट मिलेगी, इससे 6 वोल्ट मिलेगी। आप रेशियो मेथड से कर सकते हैं, रेशियो मेथड से। देखो ना, 10 ohms, 20 ohms, 30 ohms, ये एनर्जी यूज करते हैं ना। बैटरी एनर्जी देती है, कितनी एनर्जी दे रही है? ये 12 जॉल्स दे रही है, ये 12 जॉल्स दे रही है 24, और ये 12 माइनस हो रहा है, तो 12 ही रह गई। 12 जॉल्स एनर्जी लेके आ रहे हैं, कुछ यहां खर्च होगी, कुछ यहां खर्च होगी, कुछ यहां खर्च होगी। किस रेशियो में खर्च होगी? जिस रेशियो में रेजिस्टेंस है, 1:2:3। इसमें से गुजरने के लिए कम वर्क डन करना पड़ेगा एक कूलम चार्ज को, उसके कम रेजिस्टेंस है, ये ज्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है, इसके अंदर से गुजरने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसकी ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है ये करंट को, ये और ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है, 3 टाइम्स ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है, तो एनर्जी तीनों में डिवाइड होगी। 1:2:3 ऐसे कर सकते हैं आप अगर करना चाहें तो। अब ये तो वोल्टेज आ गई ना, अब करंट निकालने। आपको पता है करंट तो हर जगह पे सेम है ना, ये सीरीज में करंट सेम होता है, जितना करंट यहां पर है उतना ही करंट यहां पर है, उतना ही करंट यहां पर है। जितना 10 ओम का करंट है उतना 20 ओम का करंट है, उतना 20 ओम का करंट है। हम इसका करंट निकाल सकते हैं, इस एक को यूज कर लें। इसकी रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, इस पर अलग से लगा लें V = IR। वोल्टेज कितनी है? 2, I निकालना है, रेजिस्टेंस कितनी है? 10, करंट कितना आ जाएगा? 0.2 एम्पियर। अहमद आपने सबसे पहले किया था, शाबाश। 0.2 एम्पियर करंट आ रहा है, तो ये भी 0.2, ये भी 0.2, ये भी 0.2। इसकी रीडिंग भी 0.2 एम्पियर्स, इसकी रीडिंग भी 0.2 एम्पियर्स, इसकी रीडिंग भी 0.2 एम्पियर्स। करंट सबका सेम है। V1 कितना है? 2 वोल्ट। V2 कितना है? 4 वोल्ट, पूछा ही नहीं हुआ। और ये कितना है? 6 वोल्ट। बेटा हम ऐसे कर सकते हैं, एक अप्रोच, रेशियो मेथड लगा दें, सर्किट को सिंपल ड्रॉ कर लें, रेशियो मेथड लगा लें। आप कहेंगे सर मुझे पसंद नहीं है ये मेथड। ओके, नहीं पसंद तो हम ऐसे नहीं करते, कर सकते हैं ऐसे। इसको मिटा रहा हूं मैं, रेशियो मेथड से नहीं कर रहे भाई, हम नहीं कर रहे रेशियो मेथड, नहीं आता, समझ नहीं आया। अब क्या करें? टोटल वोल्टेज पता है,
पता है टोटल वोल्टेज, ओह इसको मिटाना है, एक मिनट मिटा दूँ जरा, ये पता ही नहीं है हमें क्या क्या है। ओके, टोटल वोल्टेज निकाल ली आपने, 12 + 12 - 12 12 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस भी पता है आपको, 10 20 30, ये सीरीज में लगना ऐड हो जाएगी। टोटल रेजिस्टेंस पता है मुझे, व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस? 10 + 20 + 30, 10 + 20 + 30 कितनी है बेटा? 60 ओम्स। टोटल रेजिस्टेंस भी पता है, टोटल वोल्टेज भी पता है, टोटल रेजिस्टेंस भी पता है, तो टोटल करंट निकाल लें। टोटल करंट पूरे सर्किट का V = IR, ये भी टोटल, ये भी टोटल, ये भी टोटल। वैल्यूज डालें, 12 I निकालना है, ये कितने हैं? 60, 12/60, तो I की वैल्यू आ जाएगी 12 / 60, 0.2 एम्पेयर करंट आ गया जनाब। पहले करंट निकाल लिया, तो करंट आ गया 0.2 एम्पेयर। यहां भी 0.2 एम्पेयर है, इसके अंदर से भी 0.2 एम्पेयर गुजर रहा है, इसके अंदर से भी 0.2 एम्पेयर गुजर रहा है, इसके अंदर से भी 0.2 एम्पेयर गुजर रहा है, हर जगह पे 0.2 एम्पेयर करंट गुजर रहा है। A1, A2, A3 तीनों की रीडिंग 0.2 एम्पेयर है। चार्जेस पूरे जो ट्रेन होती है उसके हर डब्बे की स्पीड सेम होती है। अब वोल्टेज निकालनी है, इसकी वोल्टेज, अब इस पे अलग से फार्मूला लगा लो। V1 किसके इक्वल होगा? IR1, है ना? V1 निकालना है ना, तो I तो सेम है, R1, इसकी डिस्टेंस को R1 सपोज कर लिया मैंने। वैल्यूज डाल दें, क्या आ जाएगा बेटा? I कितना है? 0.2, R कितना है? 10, तो कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट। इसको मिल रहा है 2 वोल्ट, 10 ओम्स को मिल रहा है 2 वोल्ट, तो 20 को कितना मिलेगा? डबल रेजिस्टेंस, डबल वोल्ट को 4 वोल्ट। 30 को कितना मिलेगा? 6 वोल्ट। ये 2 वोल्ट है ना, 10 ओम्स को 2 वोल्ट मिल रहा है ना, जब डबल रेजिस्टेंस को डबल एनर्जी मिलेगी। चलें, अगर आपको ये नहीं पसंद तो इस पे भी लगा दें, क्या? V = IR, ये V3 कर लें, इसको V2 है, चलें V2 = I × R2। I कितने हैं? 0.2, R कितने हैं? 30, सॉल्व करेंगे तो 6 वोल्ट। और आखिरी पार्ट क्या है? पावर अक्रॉस 30 ओम रेजिस्टर। पावर निकालनी है, इसको कितनी पावर मिल रही है, इसकी पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? VI, वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज इंटू करंट भी होता है, I² R भी होता है, V² R भी होता है। बताया था मैंने कि नहीं बताया? ओके, चलिए, पावर का फॉर्मूला VI होता है। वोल्टेज कितनी है? 6, करंट कितना है? 0.2, वोल्टेज 6, 0.2, तो आ जाएगा 1.2 वॉट्स। पावर आ गई 1.2 वॉट्स। P = VI, इसकी पावर निकालनी थी ना, इसकी वोल्टेज 6 है, इस पे करंट 0.2 एम्पेयर पास हो रहा है। तो रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, ये टोटल इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको जैसे पसंद है। इसलिए कराया कि रिवाइज हो जाए, मुझे पता था भूला हुआ है आपको। अच्छा बेटा, एक नई चीज, आखिरी चीज सुन लें, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, नो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है VI, है ना, होता है ना। अच्छा, V = क्या होता है? IR, और I = क्या होता है? V/R। इसको देखिए, अगर I को सब्जेक्ट बना लें। अच्छा, अगर इस फॉर्मूला में बेटा ये आप अपने लिखते हैं, VI की जगह पे, V की जगह पे मैं IR लिख लूं, इस V की जगह पे क्या लिख लूं? इस V की जगह पे मैं लिख लूं IR। देखो, V की जगह क्या लिख लिया? IR, और ब्रैकेट के अंदर I। इस V की जगह मैंने V IR के इक्वल होता है ना, तो इसके IR लिख लिया। तो पावर का एक और फॉर्मूला आ गया, पावर का फॉर्मूला बन गया I² R। एक तो ये फॉर्मूला है ना बेसिक, P = VI, V की जगह IR लगा लें तो I² R, कह रहे हैं I² R हो जाएगा। बेटा इस फॉर्मूला में V की जगह IR लगा लें तो IR × I² R, ये भी हो सकता है पावर का फॉर्मूला। सिमिलरली अगर इस I की जगह V/R लगा लें, देखो दोबारा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है VI। अगर मैं इस I की जगह पे V/R लिख दूं तो ये हो जाएगा P = V
आई की जगह पे क्या लिख दिया, V ओवर R। तो फिर पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V इंटू वी, वी स्क्वेयर ओवर R। तो पावर के 3 फार्मूलाज हैं, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर R। वैसे बस ये आता हो तो काम चल जाता है, P इज इक्वल टू वी आई भी आता हो ना तो आप वैसे भी कर लेंगे, लेकिन चलिए पता होना चाहिए पावर के 3 फार्मूला हो सकते हैं। P इज इक्वल टू वी आई, एक तो पावर का बेसिक फार्मूला ना, वर्क डन ओवर टाइम, एनर्जी ओवर टाइम, वो तो पढ़ लिया था हमने। इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल पावर वी आई, आई स्क्वेयर आर या वी स्क्वेयर ओवर आर, तीनों फार्मूलाज यूज कर सकते हैं हम पावर के। ठीक है, तो ये अगर हमारे को नई नोट्स पे लिखवाए तो ये नोट्स पे लिख लें, आपको आना चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं, जल्दी से जूम ऑन कर लेते हैं प्लीज। सो जूम ऑन कर लें प्लीज। कितना टाइम हुआ है?